नोट सेंड किए हैं मैंने व्हाट्सएप में। हाँ सेंड किए थे व्हाट्सएप में नोट्स, कि नहीं मिले? वो ग्रुप बनाया है, मैंने नोट सेंड किए थे, अभी सेंड कर देते हैं दोबारा, उसमें क्या जाता है। नोट सेंड किए थे। अच्छा पता नहीं किधर सेंड किया मैंने। अच्छा फिर हाँ हो सकता है। अच्छा बेटा, जो हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, आए जरा प्लीज इधर व्हाइट बोर्ड की तरफ प्लीज। जो हम चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है इंट्रोडक्शन टू प्रोजेक्ट अप्रेजल। आई कैप की बुक के मुताबिक ये चैप्टर 17 है। ठीक है, मैंने नोट्स में भी वो चैप्टर 17 लिखा है क्योंकि आई कैप की बुक में उसका चैप्टर 17 लिखा हुआ है। आप ये डायग्राम बना लें जरा कॉपीज पे, ताकि आपको ये पता चले कि इस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ना है बेटा। ठीक है, आप एक फ्लो चार्ट बना ले, चाहे नोट्स की बैक साइड पे बना ले, ताकि आप जब ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो मैं जा रहा हूँ तो आपको ये पता हो कि सर क्या पढ़ाने लगे हैं। जी सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, बेसिक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स, सबसे पहले ये पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद हमने डिसीजन मेकिंग, हाँ जी, लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के मेथड्स पढ़ने हैं। लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के मेथड्स पढ़ने हैं बेटा। इसके अंदर 3 मेथड्स हैं। पे बैक पीरियड, पे बैक पीरियड, उसके बाद एनपीवी और आईआरआर। हमने क्या पढ़ना है? सबसे पहले बेसिक्स ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल पढ़नी है। उसके बाद फिर हमने बेटा पढ़ना है पे बैक पीरियड क्या होता है, सॉरी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के मेथड्स हैं, उनमें सबसे पहले पे बैक पीरियड पढ़ना है, फिर नेट प्रेजेंट वैल्यू कहते हैं उसको, एनपीवी, वो पढ़ना है, फिर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ये मेथड है। सबसे ज्यादा जो डिटेल हमने पढ़नी है वो ये दूसरे टॉपिक में पढ़नी है, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो इसके अंदर हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी किसे कहते हैं? टाइम वैल्यू ऑफ मनी। उसके बाद सिंपल एनपीवी पढ़नी है। आखिर में कॉम्प्लेक्स एनपीवी पढ़नी है, जो पेपर में आती है, कॉम्प्लेक्स एनपीवी। ठीक है, ये आपको डायग्राम क्या सिखाएगी जी बेटा,
कि आपने कौन सा टॉपिक किसके अंडर पढ़े, क्योंकि नोट्स में ये समझ नहीं आता, नोट्स में तो बस लिखा हुआ है। ये टॉपिक आपको इस तरह किसके अंडर क्या पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं, वो आपको इससे समझ आ जाएगा फ्लो चार्ट से। तो अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनपीवी के अंदर फर्दर टॉपिक्स हैं, ये सारी एडजस्टमेंट्स मिलती हैं, 4 एडजस्टमेंट्स हैं, ये मिलती हैं तो आपका पेपर का क्वेश्चन मुकम्मल होता है। आप ये बात ज़हन में रखें, कॉम्प्लेक्स एनपीवी इज द हॉट एरिया, इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया फॉर दिस चैप्टर। आना यही है, बाकी कभी आ जाए तो वो बस आपको तंग करने के लिए शायद आ जाए एमसीक्यूज में। अदरवाइज जो जिसके ऊपर आपने ज्यादा फोकस करना है, ज्यादा तैयारी करनी है, ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी है, वो कौन सी एनपीवी है? कॉम्प्लेक्स एनपीवी। मैं इसके ऊपर स्टार भी लगा रहा हूँ बेटा, ठीक है। जो लोग बाद में आए हैं वो ये देख लें कि मैंने टॉपिक्स की लिस्ट बनाई है, हम चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, जो आप नोट्स लेकर आए हैं, तो नोट्स की बैक साइड पे बना लें या आप कॉपी पे लिख लें, वो आपकी मर्जी है। तो ये फ्लो चार्ट है, इसके थ्रू हम पढ़ेंगे, मैं इसी सीक्वेंस से पढ़ाऊंगा। अच्छा, कॉम्प्लेक्स एनपीवी के अंदर मैंने कहा 4 एडजस्टमेंट्स आनी है। एक एनपीवी के साथ रेलेवेंट कॉस्टिंग आनी है, एनपीवी विद रेलेवेंट कॉस्टिंग। ये जिस बच्चे ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है उसको पता होगा, यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग आनी चाहिए। लेकिन मैं ज्यूम करूंगा आपने नहीं पढ़ी हुई, तो मैं थोड़ी सी रेलेवेंट कॉस्टिंग दोबारा पढ़ाऊंगा, क्योंकि जिन्होंने पढ़ी होती है वो भी भूल चुके होते हैं, तो जिन्होंने नहीं पढ़ी वो मेरे साथ मिल जाएंगे, बस मैं फेवर दे रहा हूँ उनको। एनपीवी विद इन्फ्लेशन, एनपीवी विद इन्फ्लेशन, तीसरा एनपीवी विद टैक्सेशन, और आखिरी में एनपीवी विद वर्किंग कैपिटल एडजस्टमेंट। ले जी, ये आपका पूरा टॉपिक है, पूरा चैप्टर है जो हमने कवर करना है। ले जी बेटा, ये आपका पूरा चैप्टर है जो आपने कवर करना है, चैप्टर नंबर 1 प्रोजेक्ट अप्रेजल, जो आई कैप की किताब का चैप्टर नंबर 17 है, ठीक है। तो ये आप जो बाद में आए वो इसकी पिक्चर ले लें, चाहे बाद में लिख लीजिएगा या ठीक है अभी लिख लें, जरा स्पीड से लिख लें। अगर आप लेट आए तो कोशिश करें टाइम पर आए क्लास में, मैं वेट नहीं करता, मैं क्लास शुरू कर लेता हूँ, तो फिर आपका ही नुकसान है। जी ठीक है, चलें आगे। अच्छा जी, IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न है जी। अच्छा जी, आज जरा बेटा।
जी देखें जी, हम पहला टॉपिक करने लगे हैं। पहला टॉपिक बेसिक्स या इंट्रोडक्शन है। आपके पास नोट्स मौजूद हैं, तो मैंने नोट्स में से ही कॉपी किया है। जी, कैपिटल इन्वेस्टमेंट किसे कहते हैं? बेटा कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट, कोई भी ऐसा एसेट परचेज करना जिससे आपको जो फ्यूचर में बेनिफिट मिले वो लॉन्ग टर्म मिले। 1 साल से ज्यादा बेनिफिट्स देने वाला कोई भी एसेट जब आप परचेज करते हैं, या कोई भी ऐसी इन्वेस्टमेंट करें जिससे आपको जो बेनिफिट आना हो वो मोर देन 1 ईयर आना हो, ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को कहा जाता है कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। ऐसी तमाम इन्वेस्टमेंट जिसमें फ्यूचर बेनिफिट 1 साल से ज्यादा का हो, उन तमाम इन्वेस्टमेंट्स को कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर उसने कहा है कि आप कोई प्लांट और मशीनरी परचेज करते हैं और उससे एक प्रोडक्ट बना के बेचना शुरू कर देते हैं। वो प्रोडक्ट 5 साल बिकती है, 8 साल बिकती है, 10 साल बिकती है। तो प्लांट परचेज करना वो आपकी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, और उससे जो प्रोडक्ट बना के बेचेंगे वो आपको अगले 5 साल तक फायदा देगी। समझ आ रही है? तो वो जो प्रोडक्ट से आपको फायदा आएगा अगले 5 साल तक, वो उसके फ्यूचर बेनिफिट्स हैं। तो ये पहली एग्जांपल होगी। दूसरी एग्जांपल में कोई नई फैक्ट्री खड़ी कर लेना, पूरी नई फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेना। और फैक्ट्री में एक प्रोडक्ट नहीं बनेगी, फैक्ट्री में तो बहुत सी प्रोडक्ट बन के बिकेंगी। तो पूरी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर लेना भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। तीसरी एग्जांपल क्या दी हुई है उसने? एक्सपेंशन ऑफ करंट प्रोडक्शन कैपेसिटी। ये सब नोट्स में से ही बता रहा हूँ, ये किताब में इतना ऑर्गेनाइज नहीं है, हम इसको तरतीब से पढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, आपने इसको याद नहीं करना, एज अ नॉवल बस समझे देखें। जो चीज याद करनी होगी मैं उस पर स्टार लगा दूंगा, आप भी नोट्स पे लगा लीजिएगा। तो ये नोट्स में से ही है सब कुछ। तो आप अपना बिजनेस, मिसाल के तौर पर आपका बिजनेस प्रेजेंटली जो मशीनें हैं वो 10,000 यूनिट 1 साल में बनाती हैं। आप चाह रहे क्यों ना हम एक ऐसी मशीन परचेज करें जो 10,000 यूनिट बनाने की बजाय पहले के मुकाबले में या फॉर एग्जांपल पुरानी भी 10,000 वाली है, हम 4,000 यूनिट या 6,000 यूनिट की एक नई मशीन ले आते हैं। तो जब आप पुरानी मशीन के साथ या पुराने एसेट के साथ साथ नए एसेट्स ऐड करें तो आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? तो ये जो कैपेसिटी बढ़ाने के लिए आप नई मशीन या कोई नया एसेट लाएंगे वो भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट है। उसके बाद रिप्लेसमेंट, ये क्या होता है वो बच्चा बता सके? सारा मैं बोलूंगा तो नींद आना शुरू हो जाएगी, तो आपसे भी तो पूछ रहे हैं ना। हाँ, हमारी पुरानी मशीन जरा पुरानी हो चुकी है, टेक्नोलॉजी भी आउटडेटेड, पुरानी बेच के नई लाना, पुरानी के साथ साथ नई लाना एक्सपेंशन है, पुरानी बेच के नई लाना वो क्या है? रिप्लेसमेंट। उसके अलावा कोई भी चलता हुआ पूरा बिजनेस परचेज कर लेना वो भी आपकी क्या है? कैपिटल इन्वेस्टमेंट। क्या ये बात समझ आई? जैसे जैज ने वारिद कंपनी जो थी उसको परचेज किया ना, अब आपको पता है जैज और वारिद एक ही नेटवर्क हो गया। तो जैज कंपनी ने जब वारिद कंपनी को परचेज किया तो बड़ा सोच समझ के परचेज किया होगा, और जैज कंपनी की ये कैपिटल इन्वेस्टमेंट थी। इसका मतलब है वारिद के सारे क्लाइंट जैज के भी बन गए, ऑटोमेटिकली बिजनेस फैल गया ना जैज का। उनका ये ऐड भी आता रहा है कि पता नहीं पाकिस्तान की वो कंपनी जिसके 2 करोड़ सब्सक्राइबर के पता नहीं कितने, ये ऐड भी आता रहा है माजी में। आपने टीवी पे देखा नहीं देखा, मैंने तो देखा इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने उसको खरीदने के फौरन बाद ये ऐड चलाया कि हमारे इतने कस्टमर हो गए। पाकिस्तान में की सबसे ज्यादा कस्टमर बेस रखने वाली टेलीकॉम कंपनी, इस तरह का कोई ऐड चला था। अच्छा, आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स क्यों करते हैं? उसकी वजह होती है या तो आप अपने इदारे का प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे हैं, या आप अपने इदारे की कॉस्ट को क्या करना चाह रहे हैं? कम करना चाह रहे हैं। तो ये मकासद लिखे हुए हैं। पहला मकसद ये लिखा हुआ है कि आप अपने इदारे के प्रॉफिट को मेंटेन करना चाह रहे हैं कि वो गिरे ना, इसीलिए आप नई नई टेक्नोलॉजी की मशीनें लाते हैं या अपडेट करते हैं। दूसरा, या आप अपने इदारे का प्रॉफिट बढ़ाना चाह रहे होंगे, या आप अपने इदारे की कॉस्ट सेव करना चाह रहे होंगे, या आप अपने इदारे का इमेज इनहांस करना चाह रहे होंगे। ये सारा नॉवल है, बस सुनी जाए, कोई याद नहीं करना। इमेज इनहांस करने से क्या मुराद है? मिसाल के तौर पर हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं उससे पानी गंदा हो जाता है, यानी हम पानी यूज करते हैं वो पानी पोल्यूट हो जाता है। अब आप चाहते हैं कि यार पानी पोल्यूट तो हो गया, अगर हम इस पानी को ऐसे ही छोड़ देंगे जमीन में तो जमीन की जो फर्टिलिटी है या उसकी काश्तकारी की काबिलियत है वो कम होगी। आप क्या करते हैं? एक रिसाइकलिंग प्लांट लेते हैं, उस पानी को साफ करते हैं। उतना साफ नहीं होता कि वो, लेकिन उसमें से जो केमिकल होते हैं ना, जो टॉक्सिक केमिकल जो आपकी जमीन की फर्टिलिटी को नुकसान
आप उसको रिसाइकल करके फिर वो पानी आप खेतों में या वो छोड़ देते हैं खुली जहाँ पे या नाले में। ये आपने कैपिटल इन्वेस्टमेंट इसलिए किया है ताकि सोसाइटी आपके खिलाफ कोई इन्वायरमेंटल ऑब्लिगेशन ना क्रिएट कर दे, कोई कचहरी कोर्ट में ना चले जाए आपके खिलाफ, अखबार में, प्रेस में, प्रिंट मीडिया में जब आपके इदारे का नाम इसके साथ आएगा कि आप माहौल को आलूदा कर रहे हैं तो आपका इदारा बंद भी हो सकता है, गुडविल डैमेज हो सकती है, लोग आपकी प्रोडक्ट, हमारे माशरे में तो ये सेंस ही नहीं है, हम लोग सेंसलेस लोग हैं मेरे समेत ही। हमें जो प्रोडक्ट अच्छी लग रही है चाहे जो मर्जी, वो सोसाइटी को नुकसान दे रही है। अब आपको मैं बताता हूँ, आप जिस मर्जी दफ्तर पे चले जाएं, ये मैं इस तरह की इधर उधर की बातें भी करूंगा, मजबूरी है समझाना। आपको जो चाय मिलेगी ना दूध वाली, उसमें एवरीडे डाला होगा, वो एवरीडे दूध नहीं है, वो टी वाइटनर है, और सबसे ज्यादा ब्लड प्रेशर वही कर रहा है, पता है सबको, लेकिन वो दूध समझ के पिए जाते हैं बच्चे और कस्टमर को भी पिलाते हैं। सारे बैंकों में, किसी ऑफिस में चले जाएं, वो जो मिक्स टी बैग वाली चाय है उसमें अंदर जो वाइटनर है वो है। अब हमें पता है वो खराब है। आपने देखा होगा ब्लू बैंड, ब्लू बैंड कोई मक्खन थोड़ी है, वो तो वेजिटेबल ऑयल से बना हुआ मार्जरीन है, वो खुद कहते हैं ये मक्खन नहीं है, लेकिन अम्मी जान जो है वो लगा लगा के बच्चों को खिलाती है कि मेरे बच्चे की ग्रोथ होगी। और भाई उल्टा ग्रोथ नहीं होगी, नुकसान होगा। हमें अवेयरनेस नहीं है, हम खाई जा रहे हैं वो प्रोडक्ट। ठीक है, बॉल्स कंपनी की जो आइसक्रीम है, इट इज नॉट एन एक्चुअली आइसक्रीम, वो डिलाइट्स हैं, डिलीशियस डिलाइट्स। अब उन्होंने आइसक्रीम का, उन पे केस हुआ था, यमी यमी आइसक्रीम वालों ने किया था केस कि आपके आइसक्रीम वो प्रोडक्ट होती है जिसके अंदर मिल्क इस्तेमाल हुआ और आपकी किसी प्रोडक्ट के अंदर मिल्क इस्तेमाल नहीं हुआ। तो उन्होंने केस किया और वो जीत गए, यमी वाले। और उसकी वजह क्या थी, कोर्ट ने फैसला किया कि हाँ जी, आइसक्रीम का टाइटल उस चीज के लिए इस्तेमाल होगा जिसमें मिल्क यूज होगा। तो वो अब वो अपने एड्स में अब फिर शुरू हो गए क्या ना, आइसक्रीम आइसक्रीम। अदरवाइज उनके दरमियान में ऐसे ही कुछ ऐड आए हैं जिसमें उन्होंने कहा है डिलीशियस डिलाइट। ठीक है, तो वो चलें आगे चलते हैं। ये मैंने आपको मिसालें दी हैं कि बाज इदारे इमेज। कोई सवाल है आपका आइसक्रीम से रिलेटेड? जी बेटी, ऑल पर ये दूध नहीं है, असल में ये दूध का फोक है, उसमें से सब मक्खन सब कुछ निकाल लिया होता है, सारे फैट्स, इसको हम फोक कहते हैं। एक्चुअली वो दूध नहीं है, साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन इसकी कुछ बेनिफिट भी नहीं है, बस वो हेल्दी नहीं है। सब कुछ निकल चुका होता है उसमें से, क्रीम ये वो पता नहीं, सारे न्यूट्रिशियस जो भी उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स है वो फारिग हो गए हैं, क्रीम से ही बन गई ऑल पर की। चलें जी आगे। अब आप कहेंगे सर डी मार्केटिंग करें इदारों की, इसको कहते हैं डी मार्केटिंग, यानी किसी की मार्केटिंग करने की बजाय उल्टा किसी की नेगेटिव मार्केटिंग करी जाओ, इसको कहते हैं डी मार्केटिंग। और हमारे उसमें मुल्क में ऐसा कोई इदारा नहीं है जो डी मार्केटिंग करे, जो बताए लोगों को। एक ही बंदा है जो यूट्यूब पे सारे बताता है कि ये शवारमा 150 रुपए से कम का तो मिल ही नहीं सकता, ये जो 90 रुपए का वाकई बड़ा शवारमा है इसमें मरी हुई मुर्गी होती है। वो एक डॉक्टर है, वो यूट्यूब पे सारे बताता है, पता है आपको, वो डॉक्टर भट्टी नाम है उसका, सुनिएगा उसको कभी। आगे चले, छोड़े, वापस आ जाए प्लीज। नेक्स्ट, तीसरी बात, कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो प्रोजेक्ट होता है बेटा, उसकी क्या खूबियां होती हैं? किसी भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट की क्या खूबियां होती हैं? पहली खूबी कि उसमें आप कोई ना कोई एसेट परचेज करते हैं, ठीक है, और उसकी लाइफ कभी भी 1 साल नहीं होगी, एसेट की लाइफ 1 साल से ज्यादा की होगी। उसके बाद प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे अच्छे खासे पैसे आपको लगाने पड़ते हैं, इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, ये लिखा होगा लार्ज सम ऑफ मनी। प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे अच्छे खासे पैसे आपके लगते हैं, ठीक है। उसके बाद जब आप उस इन्वेस्टमेंट से प्रोडक्ट बना बना के बेचते हैं तो आपके इदारे में एडिशनल प्रॉफिट आता है, एडिशनल बेनिफिट आता है उस इन्वेस्टमेंट से, वो ये है। उसके बाद जब वो प्रोजेक्ट एंड होता है तो आप उसके प्लांट और मशीनरी को बेच देते हैं, स्क्रैप वैल्यू लिखा होगा या, ठीक है। उसके अलावा रोजमर्रा को चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। वर्किंग कैपिटल कहते हैं इन्वेस्टमेंट इन करंट एसेट्स, कैश चाहिए होता है, इन्वेंट्री चाहिए होती है, ताकि आप कस्टमर की डिमांड को मीट कर सके। तो डे टू डे ऑपरेशन को प्रॉपरली चलाने के लिए आपको वर्किंग कैपिटल या वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट भी चाहिए होती है, ये लिखा हुआ।
क्या खूबियां हुई? लाइफ 1 साल से ज्यादा होगी, हैवी इन्वेस्टमेंट लग जाएगी स्टार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट पे, कोई ना कोई एसेट परचेज करेंगे और वो एसेट कई साल इस्तेमाल करके फिर बाद में उसको क्या कर देंगे, बेच देंगे। उस एसेट को यूज करके जो प्रोडक्ट बनाएंगे या जो भी काम करेंगे वहां से कुछ एडिशनल प्रॉफिट आएगा। और जब आप वो चला रहे होंगे प्रोजेक्ट, तो आपको करंट एसेट्स में भी इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। उस जो करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट है उसको क्या बोलते हैं, वर्किंग कैपिटल। क्या ये आपने याद करना है? नहीं, ये सवाल में डाटा दिया होगा सारा आपको। उसने कहा होगा 4 साल की मशीन चलेगी, इतने की खरीदेंगे, इतने की बेचेंगे, इतनी प्रोडक्ट बनेगी, ये सेल प्राइस होगी, ये कॉस्ट, ये सारा डाटा दिया होगा। अच्छा, हम टॉपिक जो पढ़े हमने सीखनी है डिसीजन मेकिंग। हमने क्या सीखनी है? आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए या नहीं। एग्जामिनर अगर आपसे मांगे तो वो ये 3 मेथड है जिससे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं। डिसीजन मेकिंग के कितने मेथड हैं? पहले मेथड का नाम है पे बैक पीरियड, दूसरे का नाम है एनपीवी और तीसरे का आईआरआर। तो पहला मेथड हम सबसे आसान करेंगे, ये आई कैप की बुक में मिसिंग है, सिलेबस में गिवन है लेकिन बुक में मिसिंग है, ठीक है। तो पे बैक पीरियड, हाँ जी, पे बैक पीरियड, इस पर आते हैं। तो मैं जरा नोट्स में से कॉपी करने से पहले जरा इधर आ जाए काइंडली। हर टेक्निक में मैंने 4 चीजें पढ़ानी है, 3 टेक्निक है ना, हर टेक्निक में मैंने 4 चीजें पढ़ानी है। ये होती क्या है, इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसकी कैलकुलेशन के बाद फैसला कैसे लेते हैं, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके फैसला साजी कैसे करते हैं, और इसके फायदे नुकसान क्या हैं इस टेक्निक के। ये मैं मजबूरन एमसीक्यूज के लिए करा रहा हूँ। आई कैप में ज्यादातर थ्योरी आती नहीं, लेकिन ये सब्जेक्ट क्योंकि थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल का ब्लेंड है तो हम मजबूर है, आई कैप ने अपनी किताब में भी दिया हुआ है, तो इसीलिए हम इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस करेंगे हर टेक्निक के। इज इट क्लियर? हर टेक्निक में 4 चीजें पढ़ानी है। तो पहली टेक्निक आज हम पढ़ लेंगे, बड़ी सिंपल सी है, और सीए फाइनल से ट्रांसफर हुई है इधर, उधर तो आती नहीं, बस वहां पे भी कार्रवाई प्रोग्राम के लिए है। और मैं समझता हूँ इधर भी सिर्फ एमसीक्यूज के लिए पढ़ रहे हैं हम, लॉन्ग क्वेश्चन में शायद ही ये कभी आए, शायद ही। ये भी तो बताना ना, आपकी जात को तसल्ली भी देनी है कि ये जो टॉपिक आप पढ़े हल्का टॉपिक है। पे का मतलब क्या होता है? पे का मतलब होता है पैसे देना, ये लगाना। बैक का मतलब होता है वापस आना। पे बैक का मतलब होता है कि जो आपने पैसे इन्वेस्टमेंट में लगाए हैं वो आपके असल पैसे कितने अरसे में वापस मिल जाएंगे। जो आपने पैसे लगाए हैं वो कितने अरसे में, मिसाल के तौर पर मैंने ₹1,00,000 लगा दिया एक प्लांट खरीदने में, उससे मैं प्रोडक्ट बना बना के हर साल 20-20 हजार कमा रहा हूँ। 20 आया, फिर 20,000 आया, फिर 20,000 आया, तो मेरे जो 1,00,000 लगाए हुए पैसे हैं वो 20-20 हजार करके कितने साल बाद मेरे असल पैसे रिकवर हो जाएंगे। तो वो जो असल पैसों की रिकवरी का टाइम पीरियड है उसको कहते हैं पे बैक। तो पे बैक पीरियड इसका नाम है। पे बैक पीरियड वो टाइम पीरियड है जिसमें आपके असल लगाए हुए पैसे आपको कितने अरसे में रिकवर होंगे, आप ये देखते हैं। असल लगाए हुए पैसे कितने अरसे में रिकवर होंगे, उस टाइम पीरियड को क्या कहते हैं, पे बैक। ये टाइम पीरियड जितना लॉन्ग होगा आपके पैसे उतनी देर फंसे रहे हैं, और ये टाइम पीरियड जितना शॉर्ट होगा आपके पैसे उतनी जल्दी वापस आ गए जो आप कहीं और इन्वेस्ट। समझ आ रही है? 1,00,000 लगा के मुझे 8 साल तक 20-20 हजार आ रहा है, कितने साल तक? तो 5 साल में तो मेरे असल पैसे रिकवर हुए, और अगले 3 सालों में वो एक्स्ट्रा ही है जो भी कमा रहा हूँ। समझ आ रही है? हमें वैसे आगे वाले सालों से गर्ज नहीं है, हमें गर्ज है कि हमारे असल पैसे कितने अरसे में रिकवर होंगे। इज इट क्लियर? चले, इसको निकालना कैसे है वो आपने अभी सोचे समझे बगैर मुझे 5 साल जो बोल दिया था, आपने एक फॉर्मूला लगाया दिमाग में, वो आपको पता नहीं चला। तो हम आते हैं जी पे बैक पर। जरा मैं नोट्स ओपन कर लूं ताकि आपके लिए भी आसान हो, डायरेक्शन हो। आप अपने नोट्स पे जो भी लिखना लिखाना है वो लिखते जाएं। मैं असल में अपना टाइम सेव कर रहा हूँ, अदरवाइज मैं लिखता हूँ, मेरी आदत है लिखने की बहुत, वो
मेरे साथ प्रॉब्लम यही हुआ है पिछली दफा भी कि मैं सारा लिखता रहा हूँ, जिससे हमारा बहुत टाइम ज़ाया हुआ है। तो मैं चाह रहा हूँ कि हम थोड़ा सा टाइम सेव करें और आपको ये भी पता चल जाए, इस सब्जेक्ट का सिलेबस बहुत ज़्यादा है, इसीलिए आपको ये भी पता चल जाए कि हम पढ़ कर रहे हैं। जी, पे बैक पीरियड की डेफिनेशन क्या है? वो कहता है, हाँ जी, क्या कहता है जनाब? वो कहता है पे बैक पीरियड इज द टाइम पीरियड टू रिकवर इनिशियल कैपिटल इन्वेस्टमेंट। ये डेफिनेशन होगी पे बैक पीरियड की। इट इज आल्सो नोन एज रिकवरी पीरियड ऑफ द प्रोजेक्ट। ये प्रोजेक्ट का रिकवरी पीरियड है, ठीक है। उसके बाद इसको कैलकुलेट कैसे करना है? तो कैलकुलेशन के लिए आप देखें, दो तरह का डेटा हो सकता है। ए, पहला तरीका, और दूसरा तरीका। हेडिंग पढ़े जरा। अगर तो आपको जो प्रोजेक्ट से कमाई आ रही है वो हर साल सेम कमाई आ रही है, 1 लाख लगा के अगर 20-20 हजार सेम कमाई आ रही है, तो फिर फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। हर साल की जो कमा रहे हैं पैसे वो इक्वल अमाउंट है। क्या लिखा है इंग्लिश में? पे बैक पीरियड फॉर इक्वल एनुअल कैश फ्लोस। अगर आपको हर साल इक्वल कमाई आ रही है तो फिर ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला, ये फॉर्मूला यूज होगा। पे बैक पीरियड इज इक्वल टू इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोस, ये वाला फॉर्मूला। ये नजर आ रहा है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय एनुअल कैश फ्लोस। इनिशियल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे लगेगी कि एंड पे? अभी बता कर आया था, प्रोजेक्ट के स्टार्ट पे लगेगी। और जो एनुअल कैश फ्लोज हैं वो साथ साथ हर साल थोड़े थोड़े आते रहेंगे। अगर हर साल सेम रकम आए तो ये फॉर्मूला लगना है। अगर हर साल सेम रकम ना आए, डिफरेंट हो, फिर टेबल बनाते हैं। वो टेबल नीचे दिया हुआ है। ये उसने एक एग्जांपल दिया है, वही वाली जो मैंने अभी बोली थी। पढ़ लो जरा ये एग्जांपल, बुलेट नंबर 2 में जो दी हुई है। कंपनी 1 लाख इन्वेस्ट करना चाह रही है, कंपनी को 20-20 हजार रुपए आएंगे, तो कंपनी को अपने सारे पैसे कितने अरसे में रिकवर हो जाएंगे? 5 साल में। ये फॉर्मूला हमने पता कैसे लगाया है? 1 लाख की इन्वेस्टमेंट को ऊपर रखा है और 20,000 पर एनम से डिवाइड किया है, तो आंसर कितने साल आ गया? 5 साल, ठीक है। अच्छा, अगर आपके हर साल की कमाई इक्वल ना हो, हर साल की कमाई क्या हो? डिफरेंट हो, तो फिर आपको ये टेबल बनाना पड़ेगा जिसमें पहला कॉलम ईयर्स का होगा, दूसरा कॉलम कैश फ्लोज, ये गिवन होगा, तीसरा कॉलम आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कॉलम आप खुद बनाएंगे। पहला कॉलम दिया होगा, दूसरा कॉलम भी दिया होगा, तीसरा कॉलम आप कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे? मैं यहाँ पे साइड पे ये देखें क्या है। आप 1 लाख, अभी ये कॉलम फिलहाल छोड़ दें। आप 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हैं, पहले साल 20,000 आ रहा है, फिर 30,000 आ रहा है, फिर 35,000 आ रहा है, फिर 25। क्या हर साल सेम रकम आ रही है? जब भी हर साल डिफरेंट रकम आएगी तो पे बैक पीरियड निकालने के लिए आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते जो ऊपर पढ़ के आया है। आप वो फॉर्मूला नहीं लगा सकते, ठीक है। तो अब आपने करना क्या है? आपने कॉलम बनाना है जिसको कहते हैं क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। क्यूमुलेटिव का मतलब क्या होता है? टोटल, जमा करना। तो माइनस का मतलब होता है आपके पैसे जा रहे हैं, प्लस का मतलब होता है कैश इनफ्लो, माइनस का मतलब क्या होता है? तो 1 लाख आपने इन्वेस्ट किया, पहले साल आपको उसमें से 20,000 रिकवर हो गया, तो ये जो 80,000 बचा हुआ है ना, ये ऐसे निकला हुआ है, -1 लाख, हाँ जी, -1 लाख प्लस 20,000 कैलकुलेटर पे ही करके, तो ये बाकी -80। 80 में से फिर रिकवर हो गया 30, बाकी कितने पैसे बचे? 50 में से फिर रिकवर हो गया 35, बाकी कितने बचे? जब तक ये नेगेटिव है इसका मतलब है योर इन्वेस्टमेंट इज नॉट एंटायरली रिकवर्ड, जब तक ये नेगेटिव है। अच्छा, 15 में से फिर कितने पैसे रिकवर हुए? 25,000। अब आपका पे बैक पीरियड 3 से 4 साल के दरमियान है। 3 साल नहीं है, 3 साल से ज्यादा है और 4 साल से। क्यों? अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर 0 आ जाता, अगर यहाँ 0 आ जाता तो इसका मतलब है हमारी सारी इन्वेस्टमेंट 3 साल में रिकवर हो गई। ये 0 नहीं आया, बल्कि 15 से 10 पे चला गया है, तो इसका मतलब है पूरे साल में 15,000 रिकवर करना था, हमें 15,000 भी रिकवर हुआ और बल्कि ऊपर हमारे पास कितने पैसे बच गए?
तो तीसरे से चौथे साल के दरमियान कहीं पे पे बैक है, तो उसको निकालने का भी वही तरीका है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट, ओ सॉरी इनिशियल नहीं कहेंगे, रिमेनिंग इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो, वही इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय कैश फ्लो करके आप निकालेंगे तो वो ऐसे निकलेगा। देखें ये 3 साल, ये ऐसे निकलेगा 3 साल प्लस कितनी इन्वेस्टमेंट बकाया है 15,000 डिवाइडेड बाय कैश फ्लो कितना आया है। इस सालों को नहीं देखना इनको, बस उसको देखना है। 15 में से इसको रिकवरेबल अमाउंट भी कहते हैं, 15 को रिकवरेबल अमाउंट डिवाइडेड बाय रिकवर्ड, क्या कहते हैं उसको, रिकवरेबल अमाउंट, इन्वेस्टमेंट जितनी बची पड़ी है, रिकवरेबल अमाउंट जो हमने इकट्ठी करनी है, डिवाइडेड बाय क्या करना है, रिकवर्ड। तो 15,000 डिवाइडेड बाय 25, जरा निकालो पॉइंट्स में आएगा 0.6, तो 3.6 ईयर्स, मंथ नहीं है ये, 3.6 ईयर्स है। 3 यहाँ पे लिखा होगा कहीं पे 3.6 ईयर, ये देखें, समझ आ रहा है, वो कर लोगे बेटा, जो घर से पढ़ रहे हैं वो बताएं बच्चे, क्या आपको समझ आ रहा है। अगर हम नहीं, हमने इनिशियल इन्वेस्टमेंट की रिकवरी देखनी है ना, हाँ 3.6 ईयर्स, यानी आपके पैसे तकरीबन 3.5 साल में असल पैसे क्या हो जाएंगे, जो ओरिजिनली लगाए थे वो आपके रिकवर हो जाएंगे। इज इट क्लियर। अच्छा, अगर बेटा समझ ना आए तो आप मैसेज कर दीजिएगा घर वाले, क्योंकि मैं बार बार नहीं पूछ रहा, मैं ये सामने बैठे हुए बच्चों को देख रहा हूँ, लेकिन आपका भी हक है, अगर आपको कोई सवाल समझ ना आए, कोई बात समझ ना आए तो मैं रिपीट कर दूंगा। क्या ये टेबल बना लेंगे आप। चलो एक फिलहाल एग्जाम्पल करने से पहले मैं आपसे कहता हूँ, ये जरा इसमें मुझे बताओ जानबूझ के, ईयर्स हैं, कैश फ्लोज हैं, ये सवाल नोट्स का नहीं है, वैसे ही लिख रहा हूँ। एक 1,50,000, 40, 60, 40, 30 और 20। बताओ इसमें पे बैक कितना है, बोलना नहीं, जो कर ले वो बता दे, सिंपल सा है। ये एक छोटी सी एग्जांपल करो, इसमें मुझे बताओ कि पे बैक कितना है, बोलना नहीं बाकियों ने। हाँ जी 3.3। हाँ भाई जवानों, कितना पे बैक है। नहीं नहीं, डेज यूज में नहीं, साल में निकालो बस, ईयर्स में। 3 चलो देख लेते हैं। क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज 1,50,000, 1,10, 90 है, 50, 50, 10, आगे ये 20 पॉजिटिव, आगे लिखता नहीं मैं, यहाँ पे फॉल करेगा पे बैक, जब ये -10 से 20 पे गया है तो 3 साल से और 4 साल से कम, 3 इयर्स प्लस रिकवरेबल अमाउंट, ये वाली रिकवर्ड ये है, तो ये 0.33 ईयर्स आ जाएगा। तो पे बैक पीरियड का आंसर है 0.33 ईयर्स। 3 अब मेरा आपसे कॉमन सेंस का सवाल है, ये कर लिया सबने। अब सब नहीं बोलेंगे, जो घर से पढ़े वो भी बताएं और जो क्लास में पढ़े वो हाथ खड़ा करके बताएं। अगर मैं चाहूं कि ये जो 0.33 है, ये जो मैं इसको मंथ में एक्सप्रेस करूं, मसलन मैं 3 साल और कुछ महीने लिखना चाह रहा हूं, सब नहीं बोलेंगे, यानी मैं 3.33 ईयर्स नहीं लिखना चाह रहा, मैं लिखना चाह रहा हूं ऐसे ही, मेरा दिल चाह रहा है, एमसीक्यूज आ सकते हैं ना, एंड एक्स मंथ्स। तो मुझे आपने ये बताना है, जो हाथ खड़ा करके, कि 0.33 को आप मंथ्स में कन्वर्ट करना चाहें तो कैसे करेंगे जी।
12 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऐसे ही है। हाँ जी ऐसे ही है। अगर आप इसको डेज में निकालना चाहें तो इसको इंटू 365 कर दें, और अगर आप इसको मंथ में निकालना चाहें, यानी ये जो 0.33 है, अगर आप इसको मंथ में निकालना चाहते हैं तो 0.33 ईयर्स, और एक साल में 12 महीने होते हैं, वो कितने महीने निकल आएंगे? कितने? तकरीबन 4 माह। तकरीबन 4 माह, जी बिल्कुल सही जवाब दिया था जो घर से भी पढ़ रहे हैं। 3 साल एंड, ये करना नहीं है, ये एमसीक्यूज के लिए बताया है, ऐसे ही आपको तंग करे। आप कहें सर ने तो सालों में कराया था, हमने सालों में ही करना है। सालों को महीनों में या दिनों में कन्वर्ट किया जा सकता है, कोई मसला नहीं। अगर आपने सालों को महीनों में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 12, अगर सालों को दिनों में कन्वर्ट करना हो तो मल्टीप्लाइड बाय 360। 0.33 को, 3 को नहीं, पॉइंट। इज इट क्लियर? ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ, ये नोट्स में नहीं लिखा हुआ। अब आप आगे आ जाए, नोट्स में से एग्जांपल करनी है। एग्जांपल 17.1। एग्जाम्पल 17.1 करें खामोशी से, जल्दी से। आंसर मौजूद है, आपकी मेहरबानी नीचे ना देखिएगा, बस आप एग्जाम्पल यहां से देख कर लें। 17.1। एक मिनट। सेवनटीन पॉइंट वन करें, शाबाश। हम्म, तो रहे, आपने टाइम बताना है, आपको क्या लगे, आपने टाइम बताना है। आपने कहना है 10 सालों में भी इनके पूरे पैसे रिकवर नहीं होने। वो कर लोगे? पहला सवाल तो बड़ा सिंपल सा है, क्या आंसर है? 10.5 ईयर्स, 53 या जो भी है। हाँ 53। अच्छा, जो नोट्स में आंसर है ना बेटा, मैंने नोट्स टाइप खुद किए हैं, तो वो करते करते ही हल किए हैं। अगर कभी कोई मिस्टेक आ जाए तो आपने अपने सोल्यूशन को प्रेफरेंस देनी है, जो हम कर रहे होंगे। नोट्स वाले सोल्यूशन में मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि मैंने टाइपिंग प्लस सोल्यूशन एक्सेल पे साथ साथ किए हैं, 2 काम एट अ टाइम किए हैं, तो एक आधी को गलती चांस बहुत कम है, क्योंकि मैंने 3-4 दफा पढ़ा है। लेकिन गलती हो सकती है, क्योंकि ये पिछली दफा नोट्स नहीं दिए थे, पिछली दफा कोई और नोट्स थे, तो ये पहली दफा दिए हैं और स्ट्रक्चर्ड वे में लिखे हैं। टाइम बड़ा लगता है, लेकिन चलो ठीक है जी। कर लिया आपने? 10.53। अच्छा, ये जो 17.2 है, ये करें जी, ये करें। 3 प्रोजेक्ट हैं, तीनों को अलग-अलग करना है। ये मैं करवाता हूं, आपने इसका आंसर नहीं देखना, आपसे रिक्वेस्ट है खुद करें पहले। जी, ऊपर वाले का आंसर बेटा ठीक है, 10.53। ये करें एग्जाम्पल। तीनों हो गए? जी, वो कहते हैं तीनों सॉल्व हो गए जी। पहले का
पहले का आंसर, बाकी लोग भी करें जनाब। 5 साल। दूसरे का नॉट पॉसिबल। थ्री 3.5। पहले वाले में टेबल नहीं बनाना, पहले वाले में फॉर्मूला लग जाएगा, अगले दोनों में टेबल बनाना है। ठीक है, नोट्स बंद कर दे जरा फिलहाल, नोट्स के आंसर नहीं देखने। आपको आंसर देने का मकसद सिर्फ ये है कि घर में जब करें तो आप खपे ना। वैसे मैं पहले आंसर एंड पे लिखता था, बच्चे कहते थे साथ साथ ही होने चाहिए, लेकिन साथ साथ आंसर जो होते हैं वो आपको धोखा दे जाते हैं, नजर पड़ ही जाती है। हाँ अच्छा सुन ले, ये आपका सही है जिन्होंने 5 साल निकाला है, जिन्होंने ये 3.5 निकाला है वो भी ठीक है, ये गलत है। अल्लाह ने उनको आंखें दी हैं, उन्होंने आंखों का इस्तेमाल नहीं किया। यहाँ आप जरा इंग्लिश को देखें तो इधर इंग्लिश में कैश फ्लोज लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में कैश फ्लोज लिखा हुआ है, इधर इंग्लिश में क्या लिखा है, प्रॉफिट्स। ये बड़ी सोच समझ के एग्जांपल मैंने, ये मेरी जाती क्रिएटेड है, आंखों वाले के लिए है जिनकी आंखें खुली हुई हैं। प्रॉफिट में और कैश फ्लोज में फर्क होता है, सुन ले क्या फर्क होता है, सुन ले। जब भी मैं एनुअल सेल अज्यूम करें कैश वाली है, एनुअल सेल में से एनुअल कॉस्ट वो लेस करूंगा जो कैश में पे करते हैं, यानी एनुअल सेल माइनस एनुअल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, तो मेरे पास ये आ जाएंगे कैश फ्लोज। एनुअल सेल माइनस क्या होती है, एनुअल कॉस्ट डेप्रिसिएशन के अलावा, तो ये आ जाएगा एनुअल कैश फ्लोज। इसमें से जब एनुअल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस लेस करेंगे तो वो एनुअल प्रॉफिट आता है। तो कैश फ्लो में और प्रॉफिट में क्या फर्क है, कैश फ्लो अदर देन डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जो लेस किए हुए एक्सपेंस है वो होते हैं, अगर हम नॉन कैश एक्सपेंस भी लेस कर देना तो वो प्रॉफिट बन जाता है। सेल, एनुअल सेल माइनस एनुअल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन, एनुअल सेल माइनस एनुअल कॉस्ट अदर देन डेप्रिसिएशन इक्वल टू क्या होता है, कैश फ्लोज। ये वो बच्चा गलती करेगा जिसको कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं आती, नहीं आती और कुछ पढ़ रहे होंगे, मैं ये नहीं कहता सारे नालायक हैं, नहीं पढ़ी हुई R1 में F1 तो पास होगी तो याद तो होना चाहिए ना, फिर तो डबल जुर्म है। नहीं समझ आई, सेल में से तमाम वो एक्सपेंस जो डेप्रिसिएशन के अलावा, डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंस है, ऐसा एक्सपेंस है जो कैश में अदा नहीं होता लेकिन अकाउंटिंग में रिकॉर्ड होता है। तो हमें प्रॉफिट नहीं चाहिए, हमें पे बैक के लिए क्या चाहिए, कैश फ्लोज। तो अगर आपको प्रॉफिट दिया हो, अगर आपको क्या दिया हो, तो प्रॉफिट से कैश फ्लोज पे जाना, प्रॉफिट से उल्टा जाना है ना, तो जो डेप्रिसिएशन लेस हुई है वो ऐड बैक करें, डेप्रिसिएशन क्या करें। और उसने बताया हुआ है कि कंपनी डेप्रिसिएशन किस मेथड से लेती है, तो भाई स्ट्रेट लाइन का फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिजुअल वैल्यू, अगर हो एनुअल डेप्रिसिएशन आती है कि नहीं आती। तो आपको मैं थोड़ी देर के लिए अकाउंटिंग में ले गया हूं जरा घुमा के, कि इन बच्चों को प्रॉफिट में और कैश फ्लो को लगता है सेम, जिन बच्चों को ये लगता है कि प्रॉफिट और कैश फ्लो सेम चीज है तो वो बच्चे गलत हैं। प्रॉफिट एंड कैश फ्लोज आर नॉट सेम, इज इट क्लियर। ये बात नोट्स में लिखी हुई है, आओ जरा नोट्स में, जहां ये एग्जांपल दिया उसके टॉप पर आओ, नोट्स पर आए, नोट्स में ये बात लिखी हुई है लेकिन मैंने जानबूझ के नहीं पढ़ी थी, थोड़ा आपको तंग भी करना था ना, आप फने खाना बन जाएं कि हमें आता है सब कुछ जी। ये नोट्स में एक लाइन लिखी हुई है, इन पे बैक पीरियड नेट एनुअल कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स विल बी यूज।
क्या यूज होगा? कैश फ्लोज। प्रॉफिट नहीं कहा मैंने, कैश फ्लोज आफ्टर टैक्स विल बी यूज्ड। इफ annual profit is given, then straight line depreciation expenses, ये मैंने लगाया हुआ फॉर्मूला, ये वहां पे इस्तेमाल होगा। एनुअल कैश फ्लो से प्रॉफिट पे कैसे, ओ सॉरी 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 सॉरी, प्रॉफिट से कैश फ्लो पे कैसे जाना है, ये फॉर्मूला लगेगा, ये वाला एनुअल प्रॉफिट एड बैक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। और डेप्रिसिएशन निकालने का फॉर्मूला होता है स्ट्रेट लाइन में कॉस्ट ऑफ एसेट, जो कि यहाँ पे इन्वेस्टमेंट ये दी हुई थी, कॉस्ट ऑफ एसेट ये है 2 मिलियन, एसेट खरीदने 2 मिलियन, कॉस्ट ऑफ एसेट माइनस रेजिडुअल वैल्यू लाइफ। 2 मिलियन की कॉस्ट है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, रेजिडुअल वैल्यू नहीं है, लाइफ यहां से पता चल जाएगी 5 साल, 5 साल चीजें बना के बेच रहे हैं ना, तो 4 लाख रुपए पर एनम, क्या है 4 लाख रुपए पर एनम डेप्रिसिएशन है। नहीं बात समझ आई? तो मैं प्रोजेक्ट बी को सॉल्व कर देता हूं, लेकिन ये नोट याद रखिएगा, ये नोट आपने याद रखना है। अब मुझे बताएं, क्या हम ये 2 लाख लेके चलेंगे? नहीं, 2 लाख जमा 40,000 जी, ओ 4 लाख सॉरी, 2 लाख की प्रॉफिट जमा डेप्रिसिएशन, टोटल कैश फ्लो कितना आएगा? 6 लाख। और ये 4 लाख का कैश फ्लो नहीं होगा, ये 8 लाख होगा। तो आपको करना क्या पड़ेगा, वो जो आप टेबल नहीं बनाते ईयर्स कैश फ्लोस, लेकिन उससे पहले आपको क्या लिखना पड़ेगा? प्रॉफिट प्लस डेप्रिसिएशन हर साल। कैश फ्लोज आएंगे, फिर क्यूमुलेटिव कैश फ्लोज। तो पहले साल में प्रॉफिट कितना था? 2 लाख। क्या मतलब? नहीं, लेकिन वो सारी कैश फ्लो स्टेटमेंट हमारा मकसद नहीं है ना, मेन नॉन कैश एक्सपेंस एक ही है, या दूसरा गेन लॉस ऑन डिस्पोजल आ जाएगा बस, और कुछ नहीं। हमने कौन सा सारी रिपोर्टिंग पढ़नी है यार, जाने दो। और एनिक याद कर ले, बड़ी गल है। नहीं समझ आई? किस बच्चे को मसला है? मैं नहीं कर रहा हल, बताओ किसी बच्चे को कोई इशू हो बेटा, प्लीज बता दें, आपने बाद में परेशान होना है। वैसे आप सोल्यूशन भी देख सकते हैं, वहां पे भी मैंने सिस्टमेटिकली सोल्यूशन किया हुआ है। आपको अल्फाज की मार मारी है, आपकी आंखों को, आपकी नजर को टेस्ट किया है, आंखों का धोखा। जी बेटा, कैश फ्लो इस्तेमाल होगा, प्रॉफिट क्या इस्तेमाल होगा, डेब इसमें पे बैक पीरियड में क्या इस्तेमाल होगा? जी भाईजान, क्या इस्तेमाल होगा? पे बैक पीरियड में क्या इस्तेमाल होगा? कैश फ्लोज। कैश फ्लोज ना दिया हो तो क्या दिया होगा? प्रॉफिट में डेप्रिसिएशन को ऐड बैक करके हम कैश फ्लोज पहले एनुअल निकालेंगे। और डेप्रिसिएशन किस मेथड से होती है? मोस्टली हमारे सब्जेक्ट में कुछ ना कहे तो स्ट्रेट लाइन, कुछ ना कहे, बता दे तो एक अलग बात है, ना बताए तो स्ट्रेट लाइन, ये याद रखते हैं। इफ एग्जामिनर इज साइलेंट, तो हमारे पूरे सब्जेक्ट में, इवन जो बच्चे कॉस्ट भी पढ़ रहे हैं वहां पे भी, ना बताए तो स्ट्रेट लाइन, ठीक है? स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। चलिए यहां तक को मसला मसाइल। आखिरी बात, पे बैक में फैसला कैसे लेना है, डिसीजन कैसे लेना है। अगर मैं आपके सामने ये 3 प्रोजेक्ट रख दूं, एक प्रोजेक्ट का पे बैक है 5 साल, एक का मिसाल के तौर पर 3 साल, और एक का 3.5 साल, यानी प्रोजेक्ट ए के पैसे 5 साल में रिकवर होंगे, एक के पैसे 3 साल में रिकवर होंगे, एक के पैसे, तो इनमें से बेटर कौन सा है, बेहतर कौन सा है, जिसका पे बैक सबसे शॉर्टेस्ट है? अगर 3 प्रोजेक्ट्स हो, 4 हो, 5 हो, उनमें से एक बेस्ट देखना हो या बेटर देखना हो, तो आपने वो प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है जिसका पे बैक मिनिमम है। अब बाज दफा पेपर में सिर्फ एक प्रोजेक्ट दे देगा, क्या दे देगा, और आपसे कहेगा फैसला करो। फिर उसके लिए सवाल में कंपनी की मैनेजमेंट का एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड दिया होगा कि इस इदारे की मैनेजमेंट के लिए जो एक्सेप्टेबल पे बैक है वो 3 साल है या 3.5 साल है,
वो बताएगा इंग्लिश में। एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी इज 3 years। उसको कहते हैं टारगेट पे बैक या एक्सेप्टेबल पे बैक। समझ आ रही है? ये कब दिया होगा? जब क्वेश्चन में सिंगल प्रोजेक्ट हो और आपसे डिसीजन मांग ले। तो सिंगल प्रोजेक्ट के केस में डिसीजन कैसे लेना है और मल्टीपल में, ये देखें लिखा हुआ रूल, इफ प्रोजेक्ट पे बैक पीरियड इज लेस देन और इक्वल टू acceptable payback period, then company will accept the project, otherwise company will, if company has multiple investment projects, एक से ज्यादा इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट हैं, तो उनमें से कौन सा प्रोजेक्ट बेहतर होगा? जिसका क्विकेस्ट या शॉर्टेस्ट पेबैक पीरियड है। चले, इज इट क्लियर? बात मुकम्मल हो गई। अब क्या रह गया सिर्फ इसमें जी, एडवांटेजेस। और 17.3 आपने घर से करके लानी है, टिक कर ले। 17.3 योर होमवर्क, 17.3 आपका होमवर्क है, ये आपने घर से करके लानी है। उसके बाद आ जाए आप मेरिट्स और डीमेरिट्स पे। मेरिट्स और डीमेरिट्स, जी मेरिट्स और डीमेरिट्स। चले मैं यहाँ पहले डिस्कस करता हूँ, फिर वहां से या कॉपी कर लेता हूँ फिर, ताकि बाद में मसला ना हो। मेरिट्स और डीमेरिट्स आखिरी चीज है, फिर ये पेबैक खत्म हो जाएगा। जी जनाब, पहला एडवांटेज इसका ये है कि पेबैक पीरियड को कैलकुलेट करना आसान है, सिंप्लिसिटी। आपको किसी किस्म की कोई कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन में नहीं जाना पड़ता, तो सिंप्लिसिटी इसका पहला एडवांटेज है। दूसरा इसका एडवांटेज ये है कि इसमें प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं होता। इसमें क्या यूज होता है? और कैश फ्लोज आर मोर रियलिस्टिक मेजर एज कंपेयर टू प्रॉफिट। प्रॉफिट में जजमेंट्स आ जाती हैं, इम्पेयरमेंट, एमोर्टाइजेशन, डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। प्रॉफिट इज लेस रियलिस्टिक फिगर हमारे लिए। आप अगर एफआर की क्लास में बैठा हूं तो वहां पे नहीं, लेकिन वहां पे भी कैश फ्लो इसीलिए बनाते हैं कि प्रॉफिट मिसलीडिंग होता है। तो प्रॉफिट इज लेस कंक्रीट एज कंपेयर टू, या आप ये भी कह सकते हैं कैश फ्लोज आर मोर यूजफुल देन प्रॉफिट। इसीलिए हमारे तमाम चैप्टर में, ये चैप्टर है, पूरे चैप्टर में कैश फ्लोज ही चलने हैं। कभी हम प्रॉफिट इस्तेमाल नहीं करेंगे। हम क्या इस्तेमाल करेंगे? अगर प्रॉफिट दिया भी होगा तो प्रॉफिट विल बी कन्वर्टेड इनटू कैश फ्लोज। ठीक है? तो पे बैक पीरियड की दूसरा एडवांटेज ये है कि इसमें प्रॉफिट की जगह की बजाय हम कैश फ्लोज यूज करते हैं, और कैश फ्लो ज्यादा रियलिस्टिक होते हैं। ठीक है? और ये ज्यादा बेहतर मेथड है। ये उड़ा दें देन ARR। अच्छा वो छोड़ दे, ये लफ्ज काट दे, क्योंकि मैंने CA फाइनल के लिए भी ये लिखे हुए, तो वो बस अब मेरे दिमाग में ये नहीं है कि मैं डिलीट कर दूं, ये मैंने वहीं से कॉपी पेस्ट कर दी। यही नोट्स मैंने CA फाइनल के लिए भी लिखे हुए हैं। नहीं समझ आई? वहां पे ARR एक मेथड है, तो वो मैंने इंग्लिश में आगे लिख दिया देन ARR। तो आप छोड़ें, आपको जरूरत ही नहीं देन ARR लिखने की, काट दें इसको, बेटर। बस आगे। उसके बाद आपका एक प्रोजेक्ट है जी, आपका जो एक प्रोजेक्ट है उसकी लाइफ 3 साल है। अब नहीं शर्तें करनी, दोनों को निकाल दूंगा। ठीक है? आप पढ़ने हैं ना, मस्तियां ना करें। अच्छा, प्रोजेक्ट की लाइफ है, एक प्रोजेक्ट है जिसके कैश फ्लोज 3 साल में रिकवर हो रहे हैं, एक प्रोजेक्ट है जिसके कैश फ्लोज 5 साल में रिकवर हो रहे हैं। जिन इदारों के पास पैसों की कमी हो, वो इदारे चाहते हैं कि हमारे पैसे जल्दी जल्दी वापस आए, ताकि हम इसको किसी और जगह पे क्या करें। तो छोटे बिजनेसेस और जिनके पास सरमाए की कमी है, उनके लिए ये मेथड बड़ा फेवरेबल है, बल्कि ये उनकी साइकी को, उनके हालात को, उनकी सिचुएशन को ज्यादा सूट करता है। ठीक है? यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? पे बैक पीरियड कंसंट्रेट ऑन अर्लियर कैश फ्लोज प्रोजेक्ट लाइफ विच आर मोर सर्टन एंड मोर इंपॉर्टेंट इफ द फर्म हैज लिक्विडिटी कंसर्न्स। का मतलब होता है इदारे के पास लिक्विड कैश की कमी रहती है। लिक्विडिटी कंसर्न मींस इदारे के पास हाथ में जो पैसे होते हैं, एक्स्ट्रा कैश, उसकी कमी रहती है। तो जो आपका पे बैक पीरियड मेथड है, ये उस इदारे की रिक्वायरमेंट के मुताबिक ज्यादा सूटेबल है, और इसमें
जो शुरू के कैश फ्लोज होते हैं वो ज्यादा रिलायबल होते हैं, उनको एस्टिमेट करना आसान होता है। 10 साल बाद का कैश फ्लो और 1 साल बाद का कैश फ्लो, दोनों में से ज्यादा बेहतर एस्टिमेट कौन सा होगा? 1 साल बाद का। 3 साल में पैसे वापस आ जाए वो ज्यादा सर्टन है, और 8 साल में पैसे वापस आएंगे उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, क्योंकि दूर का टाइम है ना मुस्तकबिल। जितना मुस्तकबिल दूर होता जाएगा उतने आपके कैश फ्लोस अनसर्टन होते जाएंगे। तो 3 फायदे बताए उसने। नंबर 1, पे बैक पीरियड एक सिंपल मेथड है कैलकुलेट करना भी और समझना भी। दूसरा, इसमें कैश फ्लो इस्तेमाल होते हैं, प्रॉफिट नहीं। प्रॉफिट कैन बी मैनिपुलेटेड, प्रॉफिट कैन बी डिस्टर्ब ड्यू टू अकाउंटिंग पॉलिसीज। तीसरा, इट इज सूटेबल फॉर बिजनेसेस विच हैज लिक्विडिटी शॉर्टेजेस या लिक्विडिटी कंसर्न्स। नुकसान इसके क्या है? नुकसान बड़े हैं इसके। पहला नुकसान, अब मैं नुकसान पढ़ नहीं रहा, मिसाल से समझाता हूं। ये 2 प्रोजेक्ट हैं, दोनों में 1 लाख की इन्वेस्टमेंट है। एक लाख इन्वेस्ट किया, ये पहले साल की कमाई है, ये दूसरे साल की, ये तीसरे साल के। दोनों प्रोजेक्ट का पे बैक पीरियड बताओ। इसका भी 2 इयर्स है, इसका भी। लेकिन टेक्निकली देखें ना तो पहले प्रोजेक्ट में पैसे ज्यादा जल्दी आ रहे हैं। एक में 60,000 पहले आ रहा है और एक में 60,000 2 साल बाद आ रहा है। टेक्निकली स्पीकिंग ये पे बैक मेथड का फ्लॉ है कि ये जो हर साल के कैश फ्लोज है ये उनको अहमियत नहीं देता। ये देखता है दोनों की लाइफ सेम है, पे बैक के मुताबिक ये दोनों प्रोजेक्ट सेम समझे जाएंगे, हालांकि एक्चुअली ये सेम नहीं है। इस एग्जांपल से आपको 2-3 खामियां नजर आएंगी। पहली खामी, जिन प्रोजेक्ट्स का पे बैक सेम हो हम उनको पे बैक के मुताबिक सेम समझते हैं, हालांकि वो सेम शायद दूसरी खामी, कैश फ्लो की टाइमिंग को अहमियत नहीं दी जा रही। 60,000 पहले साल मिल जाए या 60,000 दूसरे साल मिल जाए इसमें कोई फर्क नहीं। हालांकि आम जिंदगी में आपको 60,000 जितनी लेट मिलेगा उतना इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आने से आपके पैसे की जो कीमत है, उसकी बाइंग कैपेसिटी है, उसकी जो वर्थ है पैसे की, वो कम होती जाएगी, क्योंकि इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है। तो 60,000 जल्दी मिलना अच्छा है कि लेट मिलना? तो पहले केस में 60,000 पहले मिल रहा है, दूसरे केस में 60,000, लेकिन पे बैक तो इस चीज को अहमियत नहीं दे रहा। तीसरी बात, 2 साल के बाद वाले जरा कैश फ्लोस तो देखें। 2 साल के बाद वाले केस दोनों एग्जांपल में, इधर बाद में कितने आ रहे हैं, इधर बाद में कितने आ रहे हैं? तो पे बैक पीरियड बाद वाले कैश फ्लोस को अहमियत नहीं दे रहा। 3 खामियां इस एक एग्जांपल से मैंने बता दी। नंबर 1 खामी, सिमिलर पे बैक वाले प्रोजेक्ट को सेम समझा जाता है, हालांकि वो शायद सेम। साइज ऑफ कैश फ्लोज आर इग्नोर्ड। साइज ऑफ कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड आर इग्नोर्ड, या कैश फ्लोज ऑफ होल लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आर इग्नोर्ड। ये तीसरी खामी। चौथी, टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज, टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज के 60,000 पहले साल मिले या दूसरे साल, टाइमिंग ऑफ द कैश फ्लोज आर इग्नोर्ड। साइज ऑफ कैश फ्लोज इग्नोर्ड, टाइमिंग ऑफ कैश फ्लोज इग्नोर्ड, कैश फ्लोज आफ्टर पे बैक पीरियड आर इग्नोर्ड, पे बैक पीरियड ऑफ सेम प्रोजेक्ट विद सेम पे बैक पीरियड हैव इक्वल इंपॉर्टेंस, हालांकि वो शायद इक्वल ना हो। ठीक है, बस ये सारा इसमें डिस्कस हुआ है। उसके बाद ये जो मैंने आपको कहा था एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड, इसको तय करना थोड़ा मुश्किल होता है। एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड मैनेजमेंट अपनी मर्जी से रखती है और ये गलत भी हो सकता है। तो जरा इसको पढ़ लें आप, जरा काइंडली एक दफा रीड कर लें, इसको एक दफा पढ़ लें कि इसमें क्या वो बातें डिस्कस हुई हैं जो हमने पढ़ी हैं। ये मैंने बड़ा बता दिया है, ये बताइए, ये मैंने बता दिया है, ये मैंने बता दी एक्सेप्टेबल पे बैक पीरियड को तय करना सब्जेक्टिव है। ये मैंने नहीं बताई, पहले वाली मैंने नहीं बताई।
आपके शेयर होल्डर की वेल्थ में कितना इजाफा होगा प्रोजेक्ट से। शेयर होल्डर की वेल्थ का पता चलता है शेयर्स की मार्केट वैल्यू से। तो पे बैक पीरियड से ये पता नहीं चलता कि हमारी कंपनी के शेयर होल्डर की वेल्थ या उनके शेयर्स की मार्केट वैल्यू में कितना इजाफा होगा। कितना इजाफा होगा मार्केट वैल्यू ऑफ द शेयर्स में। शेयर होल्डर वेल्थ किसे कहते हैं? हाँ, शेयर की प्राइस में या मार्केट वैल्यू में कितना इजाफा होगा ये कंफर्म नहीं होता। ये पहला वाला नहीं बताया था मैंने कौन से रट्टे लगाए हुए हैं। मैं तो कॉमन सी बातें कर रहा हूँ जो रूटीन की हैं। ये जरा एक एक्सेप्शनल है क्योंकि कुछ चीजें मैंने किताब से भी ली है ना। ये पहला पॉइंट नहीं बताया था मैंने, दूसरा बताया है, तीसरा भी नहीं बताया, चौथा बताया था मैंने, पांचवा बताया, तीसरा वाला क्या है? वो कहते हैं आप लेस अट्रैक्टिव प्रोजेक्ट भी सिलेक्ट कर सकते हैं, हालांकि जो एनपीवी के मुताबिक अट्रैक्टिव हो। एनपीवी एक अच्छा मेथड है, सबसे सुपीरियर मेथड पता है कौन सा है? इसीलिए आना ही एनपीवी आपको पेपर में। तो इस मेथड की खामी क्या है? पे बैक पीरियड कुछ ऐसे प्रोजेक्ट सेलेक्ट करा सकता है जो एनपीवी के मुताबिक लेस अट्रैक्टिव हो, लेकिन पे बैक के मुताबिक आप उन्हें क्या समझ रहे हो? तो ये एनपीवी के साथ मुकाबलाबाजी पे आ सकता है और गलत फैसला करा सकता है, ये कहना चाह रहा है ये तीसरे पॉइंट में। ठीक है, फैसला गलत करवा सकता है। चले, मुकम्मल हो गया ये। ठीक है, अच्छा आपने क्या करना है, ये एडवांटेजेस को हाईलाइट कर ले, इनको जरा रट्टा शट्टा लगा ले। एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस को रट्टा लगाना है और फॉर्मूलों को रट्टा लगाना है। सिर्फ दो चीजें याद करनी है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेज को रट्टा लगा ले और फॉर्मूले कल मैंने सुनना है। हाँ जी, ठीक है, कोई सवाल हो आपका? अभी टाइम है हमारे पास, अभी हमने खत्म नहीं की क्लास। ठीक है, आपने कोई सवाल पूछना है तो पूछ ले। फिर 4 काउंट करेंगे, चौथे साल में काउंट कवर हुआ है ना, तो फिर 4 काउंट करेंगे। अगर 0 हो जाए, 0 से ज्यादा आ जाए फिर वो 3 और 4 के दरमियान है। किसी का कोई सवाल हो? हाँ जी, कल हमने ये करना है प्रॉपर, लेकिन अभी थोड़ी सी बात करेंगे। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आ जाए। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 होगा मेरा ख्याल है। लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 3 है। पहला था ये, हाँ ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव 1 था, लर्निंग ऑब्जेक्टिव 2 ये था, 3। टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आ जाए बेटा, आवाज ना आए, टाइम वैल्यू ऑफ मनी पे आ जाए। अभी नोट्स छोड़ दे जरा फिलहाल, बस थोड़ी सी डिस्कशन करूंगा, मेरे पास सिर्फ 8 से 9 मिनट है। ठीक है, क्योंकि फिर आपके सवाल भी पूछ रहे हैं। अगर आपको कहा जाए कि 2 लाख रुपए आप आज ले लें या आपको 2 लाख रुपए 5 साल बाद मिलेंगे, दोनों में से कौन से पैसे प्रेफरेबल हैं? आज वाले। आपको पता नहीं है, आपने टाइम वैल्यू ऑफ मनी के फिनोमेना को बैक एंड ऑफ द माइंड पे यूज किया है। एक अनपढ़ आदमी गधा गाड़ी चलाता हो और आप उसे कहें यार मुझसे 5 लाख रुपए ले लो तुम्हें इनाम दूंगा, तुम बड़े अच्छे ईमानदार आदमी हो। अब वो आपसे पूछेगा कब देंगे, आप कहते हैं आज ले लो या 5 साल बाद ले लें। वो कहता है पाइन होने दे दो, पता नहीं 5 साल बाद मैं रहना है कि नहीं, मेरे आपा में खोता ही मर जाए या कोई मसला हो जाए। ठीक है, वो आपसे क्या कहेगा, वो कहेगा अभी दे दें सर, इनाम ही देना है ना, तो आप जल्दी दें, मैं इसको कहीं इस्तेमाल कर लूंगा अपनी कोई बेटी की शादी या कुछ। वो ऐसा क्यों सोच रहा है, हालांकि वो बिल्कुल अनपढ़ है। उसको भी पता है कि वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की जो वैल्यू है, पैसे की वैल्यू का मतलब करेंसी नोट कम नहीं होते। पैसे की वैल्यू कम होने का मतलब है आप उतने ही करेंसी नोटों से कम क्वांटिटी ऑफ गुड्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, पैसे की वर्थ कम हो जाती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। इस फिनोमेना को कहते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी लूजेस इट्स वर्थ। मनी लूजेस इट्स विद द पैसेज ऑफ टाइम बिकॉज ऑफ बताता हूं भी,
वक्त गुजरने के साथ साथ पैसे की जो वर्थ है या पैसे में जो क्वांटिटी ऑफ गुड्स खरीदने की काबिलियत है वो कम हो जाती है। जब हम छोटे थे तो 100 रुपए की ईदी मिलती थी और 100 रुपए की ईदी से हम बहुत ज्यादा चीजें तीनों दिन खाते थे। और आज के दौर में अगर मैं 100 रुपया दूं तो वो बच्चा हाफ डे में ही पहले ही दी ईद के पहले दिन के हाफ दिन में ही वो 100 रुपया खत्म। फिर दोबारा आ जाएगा। नहीं वो कहेगा मैं आ रहा हूँ फिर। ठीक है बाबा मैं आ रहा हूँ, ये तो बाबा भी दोपहर तक खत्म हो जाना, फिर मैं बाद में आ रहा हूँ, तो मेरी ईदी अभी मुकम्मल नहीं हुई। तो वो जो 100 रुपया था वो तो 100 ही है, उसकी काबिलियत टू परचेज द गुड्स वो कम हो गई। तो इसीलिए कहा जाता है फ्यूचर में मिलने वाले पैसे आज मिलने वाले पैसों के मुकाबले में कम वर्थ रखते हैं। फ्यूचर कैश फ्लोज हैव लोअर वर्थ एज कंपेयर टू प्रेजेंट कैश फ्लो। क्या मैं इसको उल्टा ये कह सकता हूं, प्रेजेंट कैश फ्लोज हैव मोर वर्थ। 5 लाख आज मिले या 5 लाख 5 साल बाद, दोनों में से ज्यादा वर्थी टू रिसीव क्या है? 8 लाख आपको आज आपको मिल जाए, कहीं से कोई लॉटरी को प्राइज आप जीते हैं तो आप अर्लियर जितना जल्दी पैसे मिल जाए उतना अच्छा है। अब मैं आखिरी बात करने लगा हूं कि इसकी 3 वजूहात हैं। एक अनपढ़ आदमी को भी जल्दी पैसे लेना क्यों अच्छे लगता है? तो सबसे पहला फैक्टर है इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन की वजह से चीजों की कीमतें बढ़ती हैं और पैसे की वैल्यू गिरती जाती है वक्त गुजरने के साथ साथ। 2 लाख आज आपको मिले या 2 लाख आपको 5 साल बाद मिले, 5 साल बाद इन्फ्लेशन की वजह से चीजों की कीमतें उतनी नहीं रहेंगी, इसीलिए आप क्वांटिटी कम खरीदते हैं। पहली वजह है इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी। इन्फ्लेशन कहते हैं प्राइसेस का बढ़ना, चीजों की कीमतों का बढ़ना। दूसरा फैक्टर है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। दूसरा फैक्टर क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है पैसे से जो आप कमाई कर सकते थे आप वो कमाई, मुझे 2 लाख रुपए अगर आज कहीं से मिल जाए तो मैं उसको इन्वेस्ट करके किसी बैंक में कुछ सूद खा सकता हूँ, कहीं कमाई कर सकता हूँ, कहीं पे भी कमाई कर सकता हूँ ना, बैंक से सूद खाऊं। लेकिन अगर मैं पैसे 5 साल बाद 2 लाख लूंगा तो मुझे 5 साल तक अपने पैसे की जो अर्निंग है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। यानी 5 साल तक वो 2 लाख रुपया आपको सेक्रीफाइस करना पड़ा, उसके सेक्रीफाइस करने की वजह से उसकी अर्निंग भी सेक्रीफाइस हुई। अगर मैं आपको 2 लाख आज दे दूं तो आप उस पैसे को क्या करेंगे? कहीं इन्वेस्टमेंट से आपको कमाई आएगी। तो जितना लेट कैश फ्लो मिलता है उतने आपकी अर्निंग कॉम्प्रोमाइज हो रही होती है। वो जो अर्निंग का कॉम्प्रोमाइज होना है उसको कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इज इट क्लियर? ये नहीं समझ आई? क्या 2 वजूहात बताई है मैंने अभी? फ्यूचर कैश फ्लोज क्यों कम वर्थ रखते हैं, बताओ वजन? इन्फ्लेशन की वजह से फ्यूचर कैश फ्लोज की वर्थ कम है। दूसरा, फ्यूचर कैश फ्लोज लेट मिलने की वजह से हम उस पैसे से जो कमाई कर सकते थे वो नहीं कर पाएंगे। समझ आ गई? 5 लाख और 2 लाख रुपया आज मिल जाए तो कमाई हो सकती है, 5 साल बाद मिले तो 5 साल की कमाई हमारी लूज हो गई। तीसरी फैक्टर, पैसे आज आपको मिलेंगे तो इट इज कंफर्म सर्टन, मुस्तकबिल हमेशा अनसर्टन होता है। तो 5 साल बाद मिलने वाले पैसे जिस बंदे से मिलने हैं वो मर भी सकता है, वो डिफॉल्ट भी हो सकता है, उसके हालात चेंज हो सकते हैं, उस वक्त तक शायद आप ना रहे। यानी फ्यूचर इज अनसर्टन, दैट इज व्हाई ड्यू टू दिस अनसर्टेनिटी और डाउट्स फ्यूचर कैश फ्लोज हैव लोअर वर्थ एज कंपेयर टू प्रेजेंट कैश फ्लोज। कोई याद नहीं करना, सिर्फ मैंने बताया कि 3 वजूहात हैं जिस वजह से फ्यूचर कैश फ्लोज की आज के कैश फ्लोज के मुकाबले में जो वर्थ है वो बेटा क्या होगी? कम होगी। बस आज इतना ही। कोई सवाल हो तो पूछें, अदरवाइज हमने कल टाइम वैल्यू ऑफ मनी को प्रॉपर पढ़ना है। आपकी मेहरबानी नोट्स पढ़ के आइएगा जरा, मैंने चीजें पूछनी है, कल जब पढ़ाऊंगा तो सारी कहानी मैंने फिल्म नहीं चलानी, आपसे पूछना है, इसीलिए पढ़ के आइएगा आगे। कोई सवाल जो घर से पढ़े बच्चे वो पूछना चाहें, कल हम ये पढ़ेंगे। हाजिरी लगा दीजिएगा सब जो अपनी अपनी। क्या क्या? 1 मिनट, ठीक है बेटा, चलो ओके, अल्लाह हाफिज। जो घर वाले हैं अब पूछे भाईजान सवाल।